जरा सोचिए, काम पर जाते समय अगर कोई हादसा हो जाए तो क्या होगा? 100 साल पहले इसका जवाब सच में बहुत डरावना था। लेकिन आज एक 100 साल पुराने कानून की बदौलत करोड़ों कर्मचारियों के पास एक सुरक्षा कवच है। तो आज हम इसी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम की कहानी को समझने वाले हैं, जिसने भारत में कामगारों की सुरक्षा की परिभाषा ही आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल दी। देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये तो कानूनी सोच में एक भूचाल जैसा था। 1923 से पहले न्याय का तराजू पूरी तरह से मालिकों के पक्ष में झुका हुआ था, लेकिन इस अधिनियम ने उस तराजू को एकदम संतुलित किया और जिम्मेदारी सीधी सीधी नियोक्ता पर डाल दी। सच में ये क्रांतिकारी कदम था। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत की फैक्ट्रियों में काम करना समझिए एक जानलेवा जुए जैसा था। हर मशीन, हर कोने में खतरा ही खतरा। दुर्घटनाएं तो जैसे रोज की बात थी, लेकिन न्याय और मुआवजा वो बस एक सपना था। तो सवाल यह है कि मुआवजा मिलना इतना मुश्किल था क्यों? वजह थी नियोक्ताओं के पास मौजूद 3 कानूनी ढालें, जिन्हें अपवित्र तिकड़ी भी कहा जाता था। पहला, अगर किसी कर्मचारी को उसके साथी की गलती से चोट लगे तो कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं। दूसरा, अगर नौकरी खतरनाक है तो बस ये मान लिया जाता था कि भाई जोखिम तो खुद ही स्वीकार किया है। और तीसरा, अगर हादसे में कर्मचारी की जरा सी भी गलती है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। इन 3 दलीलों ने मुआवजे के लगभग हर दरवाजे पर ताला लगा रखा था। इस अन्याय के अंधेरे में 1923 में एक उम्मीद की किरण जली। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम सिर्फ एक कानून नहीं था, ये उस अपवित्र तिकड़ी को तोड़ने वाला हथौड़ा था। ये मजदूरों को एक असली सुरक्षा कवच देने आया था। इस कानून का दिल है सख्त दायित्व, यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत। इसे ऐसे समझिए, अब किसकी गलती थी ये सवाल ही खत्म हो गया। नया सवाल था, क्या दुर्घटना काम पर हुई? अगर जवाब हां है तो नियोक्ता की जिम्मेदारी तय है। गलती किसी की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने दोष ढूंढने वाले खेल को ही खत्म कर दिया। और हां, ये कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है। ये टाइमलाइन देखिए, ये बताता है कि कैसे ये वक्त के साथ बदला है। 2009 में इसका नाम बदला गया ताकि ये ज्यादा समावेशी लगे। 2017 में जुर्माने बढ़ाए गए ताकि नियोक्ता इसे गंभीरता से लें, और 2025 में एक ऐतिहासिक फैसले ने तो इसकी दुनिया ही बदल दी। तो इतिहास और सिद्धांत तो समझ लिया, पर असली सवाल यह है कि यह सुरक्षा कवच आज के दौर में कर्मचारियों के लिए क्या मायने रखता है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन इस सुरक्षा छतरी के नीचे आता है। इस कानून में कर्मचारी की परिभाषा शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। यह सिर्फ फैक्ट्री मजदूरों तक ही सीमित नहीं है। इसमें रेलवे कर्मचारियों से लेकर सर्कस के ट्रेनर और यहां तक कि लाइट हाउस कीपर तक 48 से ज्यादा खतरनाक रोजगार शामिल हैं। मतलब यह कानून समाज के उन कोनों तक पहुंचता है जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। और बात सिर्फ ये नहीं है कि कौन कवर होता है, बल्कि कहां कवर होता है, ये भी बदला है। अदालतों ने सांकेतिक विस्तार के सिद्धांत के जरिए कार्यस्थल की दीवारों को जैसे गिरा दिया है। इसका मतलब है कि किसी की नौकरी सिर्फ ऑफिस या फैक्ट्री के गेट के अंदर तक सीमित नहीं है। और इसी सिद्धांत ने एक ऐसे बदलाव की नींव रखी जिसने सबको चौंका दिया। और ये है वो बदलाव। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसले में कहा कि किसी भी कर्मचारी का घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक का सफर भी काम का हिस्सा माना जाएगा। इसका मतलब अगर इस दौरान कोई दुर्घटना होती है तो मुआवजा मिल सकता है। इसने नियोक्ता की जिम्मेदारी को ऑफिस की 4 दीवारी से निकालकर सड़कों तक पहुंचा दिया है। अब इस कानून का एक सबसे मानवीय पहलू सामने आता है। अगर किसी दुर्घटना में कर्मचारी की जान चली जाती है तो सारे बहाने खत्म हो जाते हैं। नियोक्ता यह नहीं कह सकता कि कर्मचारी ने शराब पी थी या कोई नियम तोड़ा था। जब बात मौत की हो तो नियोक्ता का दायित्व मतलब लायबिलिटी एब्सोल्यूट और बिना शर्त हो जाता है। यह कानून परिवार को सबसे ऊपर रखता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा। आखिर मुआवजा मिलता कितना है? यहां कोई अंदाजा नहीं चलता। सब कुछ एक सटीक गणितीय फॉर्मूले पर आधारित है। देखिए, इसकी जो कैलकुलेशन प्रोसेस है ना, वो बहुत सीधी है। बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कर्मचारी का मासिक वेतन तय करना, जो ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए माना जाता है। स्टेप 2, कानून की एक अनुसूची है, उसमें से उम्र के हिसाब से एक एज फैक्टर निकालना होता है। और बस स्टेप 3, फॉर्मूला लगा देना है। तो ये फॉर्मूला असल में कितना मुआवजा देता है? एक असली केस स्टडी को देखें। 15,000 रुपए महीने कमाने वाले 35 साल के कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को लगभग 14,77,000 रुपए का मुआवजा मिल सकता है। ये एक ऐसी रकम है जो एक मुश्किल वक्त में परिवार को बहुत बड़ा सहारा दे सकती है। तो 100 साल बाद इस ऐतिहासिक कानून का भविष्य क्या है? ये खत्म नहीं हो रहा, बल्कि एक नए और भी बड़े और आधुनिक कानून का हिस्सा बनकर इवॉल्व हो रहा है। आइए देखें कि इसका डीएनए भविष्य में कैसे जिंदा रहेगा। 1923 के पुराने कानून और 2020 के नए सामाजिक सुरक्षा कोड में जमीन आसमान का फर्क है। पहले का दायरा कुछ चुने हुए कर्मचारियों तक ही था और सब कुछ कागजों पर होता था। अब नया कोड आज की डिजिटल दुनिया के लिए बना है। ये गिग वर्कर्स को भी सुरक्षा देता है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। और यही है 21वीं सदी का सबसे बड़ा कानूनी बदलाव।
पहली बार हमारे घर खाना पहुंचाने वाले डिलीवरी राइडर्स, हमें ऑफिस ले जाने वाले कैब ड्राइवर्स और ऑनलाइन काम करने वाले लाखों लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा रहा है। जिन्हें कल तक स्वतंत्र ठेकेदार कहा जाता था, वे अब अकेले नहीं हैं। स्रोत सामग्री नियोगदाताओं के लिए कुछ चेतावनियां भी देती है। 3 बड़ी गलतियों से हमेशा बचना चाहिए। पहली, यह सोचना कि आने जाने के दौरान हुई दुर्घटना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी, मृत्यु के बाद मुआवजा सीधे परिवार को देना, यह कानूनन गलत है। और तीसरी, भुगतान में देरी, जिस पर 12% का भारी ब्याज लग सकता है। ये गलतियां बहुत महंगी पड़ सकती हैं। तो अंत में, भले ही कानून की किताब बदल जाए, लेकिन 1923 के अधिनियम की आत्मा जिंदा रहेगी। सख्त दायित्व और सांकेतिक विस्तार जैसे सिद्धांत हमेशा भारतीय श्रम कानून की नींव का पत्थर बने रहेंगे। यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। काम करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। गिग इकोनॉमी और रिमोट वर्क अब हकीकत हैं। तो सवाल यह है कि हमारे सामाजिक सुरक्षा कानूनों को भविष्य की इन चुनौतियों के लिए खुद को कैसे बदलना होगा। So today, we're going to pull apart a law that's been protecting India's workers for, believe it or not, over 100 years. It's a financial safety net that was born way back in 1923, and we're going to see how this piece of history is being completely retooled for the way we work right now. All right, so here's the plan. First, we're going to jump in a time machine and see what a massive gamble work used to be. Then we'll get into the no-fault revolution that just changed everything. After that, we'll crunch the numbers and see exactly how the compensation formula works. We'll also track how this law has learned and adapted over a century. And finally, we'll look at where it's all headed with India's brand new social code. You know, to really get why this law was such a big deal, you have to understand what it replaced. We have to go back to a time when getting hurt on the job meant you were pretty much on your own. Okay, so picture this. It's before 1923. You get hurt at work. To get any money, you have to sue your employer. But they had this legal arsenal, this unholy trinity of defenses that made it almost impossible for you to win. And this is what that trinity looked like. First, the employer could just blame another worker. Second, they could argue, hey, you knew this job was dangerous when you took it. And the third, the real kicker, was contributory negligence. If they could prove you were even 1% at fault for your own injury, your claim was dead in the water. It basically created this ironclad shield for employers. But then 1923 happened, and the whole game changed. A totally new idea came into play, one that shifted the entire burden of proof. And this slide, this is the core of the whole revolution. It's a principle called strict liability. And what that means is, it doesn't matter why you fell off the ladder. Did you slip? Was it faulty? Who cares? All that mattered was that you fell while you were on the job. Suddenly, the worker didn't have to prove the employer was negligent anymore. So everything now boiled down to these 2 golden rules. Was the accident in the course of employment, meaning did it happen at the workplace during work hours? And did it happen out of employment, meaning was there a real connection between what you were hired to do and how you got hurt? If the answer to both is yes, you're covered. It's not about blame, it's about the connection to the work. But here's a really powerful twist. An employer could try to argue that an injured worker was, drunk or disobeyed the rules to get out of paying. But if that injury results in death, all those excuses go right out the window. The liability becomes absolute. The law makes it crystal clear. You cannot dodge responsibility for a worker's death. Okay, so if it's not about blame, how do you decide how much to pay? Well, this leads us to the next brilliant part of the act. Instead of long, messy court fights, it created a super specific formula. No guesswork, just math. It's actually pretty amazing how it works. It's not a subjective debate, it's more like a math problem. You take 3 key things:
how bad the injury is, how old the worker was, and what their monthly wage was. And for the formula, that wage is capped at 15,000 rupees. And check this out. A younger worker actually gets a bigger payout because the formula accounts for all the future years of earnings they've lost. And here are the basic formulas. If a worker dies, it's 50% of that capped monthly wage multiplied by a special relevant factor based on their age. But if they suffer a permanent total disability, it's 60%. Now think about that for a second. The payout is higher for someone who is permanently disabled. That shows some incredible foresight, recognizing the massive lifelong costs of care for a survivor. Let's make this real with a case study. Say we have a 35-year-old worker who tragically dies in an accident. First, even if he earned 25,000 rupees a month, the formula caps it at 15,000. Second, we look up the official government factor for a 35-year-old, which is 19.06. Third, we just plug those numbers into the formula. And finally, you add a flat 5,000 rupees for funeral expenses. And there you have it. 1,482,950 rupees. Now, that is not just some number on a screen, right? For a family that's just lost their breadwinner, that is a lifeline. And it's a lifeline delivered by clear, consistent math, not a drawn-out, unpredictable court case. But here's the really cool part. This law isn't stuck in 1923. It's been a living, breathing thing. It's grown and changed right along with India, and its story is kind of the story of the country itself. Just look at this timeline. In 2009, it gets a name change from Workmen's to Employees' Compensation Act. And that's not just symbolic, it's about inclusivity. Then in 2017, the penalties for companies that don't follow the rules were jacked up, giving the law some serious teeth. And then in 2025, the Supreme Court made a move that changed the game all over again. This ruling was a total game changer. It introduced something called the doctrine of notional extension. I know, it sounds a little academic, but the idea is simple. The court basically said, hey, your workplace isn't just the four walls of the factory. It's like a protective bubble that can actually extend to your commute. As long as there's a clear connection between your travel and your job, you're covered. The safety net now reaches all the way to your doorstep. And all of that evolution brings us right up to today, where the core ideas of this 100-year-old act are being woven into a brand new, ambitious, digital-first vision for the 21st century. So the new Code on Social Security, which started rolling out in late 2025, isn't just a simple update. It's a total reboot. The scope explodes from just a list of hazardous jobs to cover new kinds of workers. The old, slow process is being streamlined, and all the paperwork, the physical notice books, gone. Everything is moving on to a digital portal. And this is maybe the biggest deal of all. It pulls gig and platform workers into the safety net. For years, these workers were in a kind of legal limbo. Were they employees, contractors? Nobody really knew. But now, the new code says those big aggregators, your food delivery and ride-sharing apps, they are now on the hook, legally, for helping fund the social security of their drivers and riders. So when you step back and look at the big picture, it's pretty incredible, right? The core ideas from a law written 100 years ago, the idea that an industry has to pay for the risks it creates, are now the bedrock of India's social safety net for the future. That's some serious adaptability. But as automation, remote work, and the gig economy completely rewrite the rules of what a job even is, the big question remains. Can one single code truly protect everyone? The challenge has really only just begun.
आज हम एक ऐसे कानून की कहानी में उतर रहे हैं जिसने 100 साल से भी ज्यादा समय तक भारत के करोड़ों कामगारों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम किया। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा कानून नहीं था। हम बात कर रहे हैं कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की। बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 21 नवंबर 2025 को इस कानून को रिटायर कर दिया गया है और उसकी जगह एक नई व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 ने ले ली है। तो आज फरवरी 2026 में हम एक बहुत बड़े बदलाव के मोड़ पर हैं। हाँ, एक बहुत बड़े। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद यही समझना है कि इस पुराने कानून ने क्या कमाल किया, इसने मजदूरों की जिंदगी को कैसे बदला और अब इस नई संहिता के आने से क्या बदल रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो आज की गिग इकोनॉमी का हिस्सा हैं। हाँ बिल्कुल। और हमारी ये बातचीत इस विषय पर हुए कई कानूनी विश्लेषणों और केस स्टडीज पर आधारित है। और क्या कहते हैं, बुनियादी बात है, वो एक क्रांतिकारी विचार है। क्या? 1923 के कानून ने मुआवजे को गलती की धारणा से पूरी तरह अलग कर दिया। इसे कठोर दायित्व या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत कहते हैं। अच्छा। और यही इस कानून की आत्मा है। मतलब ये सोचे कि किसी की जान या सेहत की कीमत इस बात पर तय नहीं होगी कि गलती किसकी थी। अगर कोई आपके लिए काम करते हुए घायल होता है तो उसकी देखभाल आपकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। बात खत्म। ये सोच तो 1923 के हिसाब से बहुत आगे की थी। बहुत ज्यादा। तो ये समझने के लिए कि ये सोच कितनी क्रांतिकारी थी, हमें 1923 से पहले के भारत में चलना होगा। सोचिए, एक फैक्ट्री में एक मजदूर का हाथ मशीन में आ जाता है। आज तो हम मुआवजे की बात करते हैं, पर तब क्या होता था? तब तो मालिकों के पास बचने के रास्ते ही रास्ते थे। 3 ऐसे कानूनी दांव थे जिन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन था। अच्छा। हाँ, इन्हें अशुभ तिकड़ी या अनहोली ट्रिनिटी भी कहा जाता था। तो पहला क्या था इसमें? पहला था सहकर्मी की लापरवाही। मतलब अगर आपको चोट आपके साथ काम करने वाले किसी दूसरे कर्मचारी की गलती से लगी है तो मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या बात है, मतलब मालिक साफ बच निकलता था। हाँ, आप उस दूसरे कर्मचारी पर केस कीजिए जिसके पास शायद खाने के भी पैसे न हो। और दूसरा था जोखिम की स्वैच्छिक स्वीकृति। कानून ये मानकर चलता था कि जब आपने ये नौकरी चुनी तो आपने इसमें छिपे सारे खतरों को भी अपनी मर्जी से स्वीकार कर लिया है। मतलब आप जानते थे कि काम खतरनाक है, फिर भी आए तो अब आप ही जिम्मेदार हैं। सही पकड़ा। और तीसरा तो शायद सबसे ज्यादा अन्यायपूर्ण था। वो क्या था? योगदायी लापरवाही, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। इसका मतलब था कि अगर चोट लगने में आपकी जरा सी भी 1% भी गलती है तो मुआवजा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, आपका हक वहीं खत्म। बाप रे। तो 1923 का कानून इन्हीं तीनों बचावों पर सीधा हमला था। ये सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं था, ये एक गरिमा का बदलाव था। इसने पहली बार कहा कि एक कर्मचारी सिर्फ मशीन का पुर्जा नहीं है। तो ये एक तरह से संवैधानिक अधिकारों को जमीन पर उतारने की कोशिश थी। बिल्कुल। आप इसे ऐसे देख सकती हैं कि संविधान ने जो एक वादा किया था, खासकर आर्टिकल 39E, 41 और 42 में, ये कानून उस वादे को पूरा करने का एक रास्ता बना। ठीक है, तो जरा इस कानून के दायरे को समझते हैं। कौन लोग इसके तहत आते थे? एक दिलचस्प बात तो यह है कि इसका नाम ही बदला गया था, है ना? हाँ, पहले इसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कहते थे, जो जाहिर है सिर्फ पुरुषों की बात करता था, जो अपने आप में ही मतलब जेंडर बायस लगता है। बिल्कुल। तो 2009 में इसका नाम बदलकर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट किया गया। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, इसने कानून का दायरा भी काफी बढ़ा दिया। तो इसमें आते कौन कौन थे? कोई लिस्ट थी क्या? हाँ, एक लंबी लिस्ट थी शेड्यूल 2 में। इसमें रेलवे कर्मचारी, जहाज और हवाई जहाज के क्रू सदस्य और कई खतरनाक काम शामिल थे। जैसे कंस्ट्रक्शन, बिजली बनाना, सर्कस में काम करने वाले कलाकार और यहाँ तक कि लाइट हाउस में काम करने वाले कर्मचारी भी। वाह, ये तो हुई लोगों की बात। लेकिन मुआवजा तय कैसे होता था? जाहिर है ये कर्मचारी की तनख्वाह पर निर्भर करता होगा। सही। मुआवजे की गणना मजदूरी या वेजेस के आधार पर होती है और इसमें सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं आती, महंगाई भत्ता या मुफ्त में मिले घर जैसी सुविधाओं की कीमत, वो सब इसमें जोड़ा जाता है। लेकिन यहीं पर एक वेतन सीमा या वेज सीलिंग वाली बात है। 3 जनवरी 2020 के बाद से गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन 15,000 रुपए ही माना जाता है। 1 मिनट, ये थोड़ा अजीब नहीं है? आपका सवाल बहुत वाजिब है। मतलब आज के जमाने में तो कई मजदूर इससे ज्यादा कमाते हैं, तो क्या ये सीमा उन ज्यादा कमाने वाले कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी नहीं करती? देखिए, इसके पीछे सरकार का तर्क ये था कि ये कानून मुख्य रूप से उन कामगारों के लिए है जो आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। एक ऊपरी सीमा एक तरह से ये सुनिश्चित करती है कि फंड का इस्तेमाल उन्हीं लोगों के लिए हो जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छा, मतलब अगर कोई 50,000 रुपए कमाता है हाँ। तो भी गणना 15,000 पर होगी। हाँ, लेकिन अगर कोई 10,000 कमाता है तो गणना असल वेतन यानी 10,000 रुपए पर ही होगी। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है, लग्जरी इंश्योरेंस नहीं। ये तो हुई कर्मचारी की बात। लेकिन अगर किसी दुर्घटना में कर्मचारी की मौत हो जाए तो पैसा किसे मिलेगा? इसके लिए कानून आश्रित या डिपेंडेंट को बहुत साफ तौर पर परिभाषित करता है और उसमें भी 2 श्रेणियां हैं। 2 श्रेणियां? हाँ, श्रेणी आई में पूर्ण आश्रित आते हैं, विधवा, नाबालिग बेटा, अविवाहित बेटी और विधवा माँ। कानून ये मानकर चलता है कि ये लोग पूरी तरह मृतक पर निर्भर थे। उन्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं? कुछ नहीं।
और श्रेणी 2 में वे लोग आते हैं जिन्हें यह साबित करना पड़ता है कि वो मृतक की कमाई पर निर्भर थे, जैसे विधुर या मृतक के माता पिता। तो यहां सबूत का बोझ परिवार पर होता है। ठीक है, अब आते हैं उस लाइन पर जो इस पूरे कानून का दिल है, रोजगार के दौरान और उसके कारण। सुनने में तो ये सीधा लगता है, पर असल में अदालतों ने इसकी व्याख्या बहुत दिलचस्प तरीके से की है। हाँ, और यहीं पर काल्पनिक विस्तार या नोशनल एक्सटेंशन का सिद्धांत आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या मालिक की जिम्मेदारी फैक्ट्री के गेट पे शुरू और खत्म हो जाती है? पहले ऐसा ही माना जाता था, लेकिन अदालतों ने कहा नहीं, रोजगार सिर्फ फैक्ट्री की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। और इसी को लेकर जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसने सारे समीकरण ही बदल दिए। देवशाला बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये तो एक गेम चेंजर था। बिल्कुल। केस ये था कि एक चौकीदार अपनी शिफ्ट के लिए काम पर जा रहा था और ऑफिस से सिर्फ 5 किलोमीटर पहले एक बाइक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। अच्छा, मतलब ऑफिस से 5 किलोमीटर पहले? ऐसे मामलों में तो मुआवजा मिलना लगभग नामुमकिन था। नामुमकिन? कंपनियां सीधे कह देती थी कि दुर्घटना तो पब्लिक रोड पर हुई, इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी। सही। लेकिन इस फैसले में कोर्ट ने कहा कि काम पर आने जाने का सफर भी काम का ही हिस्सा माना जाएगा, बशर्ते कर्मचारी एक उचित रास्ते और उचित समय पर यात्रा कर रहा हो। इस एक फैसले ने तो मालिक की जिम्मेदारी को कर्मचारी के घर के दरवाजे तक पहुंचा दिया। बिल्कुल, इससे तो हजारों केस का नतीजा बदल सकता है। तो क्या मालिक के पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं है? मान लीजिए कर्मचारी नशे में था या उसने जानबूझकर कोई सुरक्षा नियम तोड़ा हो। बचाव है, लेकिन बहुत सीमित। मालिक जिम्मेदारी से बच सकता है अगर चोट कर्मचारी के नशे में होने की वजह से लगी हो या उसने सुरक्षा के लिए दिए गए किसी साफ निर्देश को जानबूझकर तोड़ा हो। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है। क्या है वो? ये बचाव सिर्फ उन चोटों पर लागू होते हैं जिनसे कर्मचारी की मृत्यु ना हुई हो। अच्छा। अगर दुर्घटना में कर्मचारी की मौत हो जाती है तो ये कोई भी बचाव, चाहे वो नशा हो या लापरवाही, लागू नहीं होते। कुछ भी नहीं। मृत्यु के मामले में मालिक की जिम्मेदारी पूरी और अटल है। ये इस कानून के मानवीय चेहरे को दिखाता है कि जिंदगी की कीमत किसी भी लापरवाही से ऊपर है। ये तो है ये जिम्मेदारी की बात, लेकिन असल सवाल तो पैसे का है। मुआवजा मिलता कितना है? इसका कोई सेट तरीका है? हाँ, इसका एक तय गणितीय फॉर्मूला है। इसमें 2 मुख्य चीजें हैं। पहली है कर्मचारी का मासिक वेतन, जिस पर वो 15,000 रुपए की सीमा लागू होती है। और दूसरा है प्रासंगिक कारक या रेलेवेंट फैक्टर। ये रेलेवेंट फैक्टर क्या चीज है? ये कर्मचारी की उम्र पर आधारित एक नंबर है जो कानून के शेड्यूल 4 में दिया गया है। ये एक तरह का मल्टीप्लायर है। सीधी सी बात है, एक जवान कर्मचारी के लिए ये फैक्टर ज्यादा होता है क्योंकि उसकी कमाई के ज्यादा साल बाकी थे। बिल्कुल, और एक बूढ़े कर्मचारी के लिए ये कम होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक 35 साल के कर्मचारी की मौत हो जाती है जिसका वेतन 20,000 रुपए महीना है। ठीक है, तो गणना के लिए उसका वेतन 15,000 माना जाएगा। 35 साल की उम्र के लिए रेलेवेंट फैक्टर है 197.06। ओके, मृत्यु के मामले में फॉर्मूला है मासिक वेतन का 50% गुना रेलेवेंट फैक्टर। तो गणना होगी, अच्छा तो 15,000 का 50% यानी 7,500, उसको फिर 19.06 से गुणा करेंगे। सही, मुआवजा बनेगा 14,77,950 रुपए। इसके अलावा अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए अलग से। और अगर किसी की स्थायी रूप से पूर्ण अक्षमता हो जाए, मतलब जैसे दोनों हाथ या दोनों आंखें चली जाएं, उस स्थिति में फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता है। मासिक वेतन का 60% गुणा रेलेवेंट फैक्टर। 60%, ये थोड़ा अजीब है। स्थायी विकलांगता का मुआवजा मृत्यु से ज्यादा क्यों? इसका तर्क बहुत मानवीय है। देखिए, एक मृत व्यक्ति के परिवार को एक मुश्त रकम मिलती है, लेकिन एक जीवित विकलांग व्यक्ति को न सिर्फ अपनी कमाई का नुकसान झेलना पड़ता है, बल्कि उसे जीवन भर सहारे और देखभाल की भी जरूरत होती है, जो एक अतिरिक्त और लगातार चलने वाला खर्च है। हाँ बिल्कुल, इसलिए मुआवजा ज्यादा है। और अगर मालिक पैसे देने में आनाकानी करे तो कानून बहुत सख्त है। अगर मालिक 30 दिनों के अंदर मुआवजा जमा नहीं करता तो उसे दुर्घटना की तारीख से 12% सालाना की दर से साधारण ब्याज देना ही होगा। यह कर्मचारी का कानूनी हक है, और कमिश्नर वो मुआवजे की रकम का 50% तक जुर्माना भी लगा सकता है। ये तो ही उस कानून की कहानी जो अब इतिहास बन चुका है। अब आते हैं आज की हकीकत पर। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, इसमें ऐसा क्या है जो पुराने कानून में नहीं था? सबसे बड़ा बदलाव क्या है? एक शब्द में कहूं तो गिग वर्कर्स। हाँ, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार कानूनी सुरक्षा के दायरे में लाना, ये इस सदी का शायद सबसे महत्वपूर्ण लेबर रिफॉर्म है। ये तो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत थी। पुराने कानून में तो जोमैटो, उबर, स्विगी के लिए काम करने वाले लाखों लोग कहीं फिट ही नहीं होते थे। कहीं नहीं। पुराना कानून शेड्यूल 2 के खतरनाक कामों तक ही सीमित था। नया कोड इन सभी एग्रीगेटर्स के लिए काम करने वाले लोगों को सुरक्षा देता है। आप सोचिए, वो डिलीवरी वाला जो बारिश में भीगते हुए खाना लेकर आता है, कल तक अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता तो कानूनी तौर पर वो अकेला था। हाँ, कंपनी कहती ये हमारा कर्मचारी नहीं, पार्टनर है।
लेकिन इस नए कोड के बाद उस कंपनी को उसके इलाज के लिए बने फंड में योगदान देना होगा। ये कागज पर छोटा बदलाव दिखता है, पर उस राइडर के लिए ये जमीन आसमान का फर्क है। फंड, ये कैसे काम करेगा? मतलब एक सेंट्रलाइज्ड फंड? हाँ, नए कोड में एक सामाजिक सुरक्षा कोष बनाने का प्रावधान है। इसमें उबर, जोमैटो जैसी सभी एग्रीगेटर कंपनियों को अपने कुल टर्नओवर का 1 से 2% योगदान देना होगा। और गिग वर्कर्स को मुआवजा इसी फंड से दिया जाएगा? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव है। और भी कुछ छोटे मोटे बदलाव हुए? हाँ, जैसे अंतिम संस्कार का खर्च, जो पुराने कानून में सिर्फ 5,000 रुपए था, उसे नए कोड में बढ़ाकर कम से कम 15,000 रुपए कर दिया गया है। और कंपनियों पर जुर्माने भी बहुत बढ़ा दिए गए हैं। अब जुर्माना 50,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकता है। लेकिन क्या ये सिस्टम इतना आसान है? मेरा मतलब है, गिग वर्कर की परिभाषा क्या है? क्या कंपनियां इससे बचने के लिए कोई लूप होल नहीं निकाल सकती? ये इस नए सिस्टम की सबसे बड़ी चुनौती है। कोड ने परिभाषा तो दी है, एक ऐसा व्यक्ति जो पारंपरिक मालिक कर्मचारी संबंध से बाहर काम करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे लागू करना पेचीदा होगा। हाँ, कंपनियां ये तर्क दे सकती हैं कि एक राइडर एक ही समय में कई ऐप्स के लिए ऑनलाइन है, तो जिम्मेदारी किसकी है? सही सवाल। क्या योगदान सभी कंपनियां मिलकर देंगी? इन सवालों के जवाब आने वाले नियमों और अदालती मामलों से ही साफ होंगे। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो हमने 100 साल पुराने कानून के सफर को देखा। हाँ, जिसने बिना गलती की जिम्मेदारी जैसा क्रांतिकारी सिद्धांत दिया। और हमने देखा कि कैसे अदालतों ने फैक्ट्री के गेट से लेकर कर्मचारी के घर तक मालिक की जिम्मेदारी को बढ़ाया। और अब सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 उसी विरासत पर एक नई और आधुनिक इमारत खड़ी कर रहा है, जिसमें पहली बार लाखों गिग वर्कर्स को एक छत मिल रही है। इसने कानूनी परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया है। ये सब कागज पर बहुत अच्छा और जरूरी लगता है, लेकिन यहां एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या इन बड़ी बड़ी एग्रीगेटर कंपनियों के टर्नओवर का सिर्फ 1 या 2% भारत के लाखों गिग वर्कर्स को एक मजबूत सुरक्षा कवच देने के लिए वाकई में काफी होगा? और इससे भी बड़ा सवाल, इस नए सिस्टम को जमीनी स्तर पर लागू करने में क्या व्यवहारिक चुनौतियां आएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।